हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। अपने 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक धात्री माता प्रतिदिन लगभग कितना दूध उत्पादित करती है। तो एक धात्री माता कौन हो गई कि जिसने बच्चे को जन्म दिया है, वह कितना उत्पादन करती है। 400 मिलीलीटर से 800 मिलीलीटर, 1.2 लीटर, 500 मिलीलीटर या 850 मिलीलीटर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 400 मिलीलीटर से 800 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अर्थशास्त्र का, आय का, व्यय का या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अर्थशास्त्र का, क्योंकि सफल संचालन के लिए निम्न में से किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और परिवार के में संपन्न होने वाली समस्त आर्थिक क्रियाओं का संबंध गृह अर्थव्यवस्था से होता है। आर्थिक क्रियाएं उन क्रियाओं को कहा जाता है जिसका संबंध प्रमुख रूप से धन के उपयोग, उत्पादन, विनिमय तथा विवरण से होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। परीक्षा में पूछा गया बार बार ये प्रश्न है, 1, 2, 3 या 4। तो सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ती है। 2 पट्टियों की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पट्टियां प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्री है। पट्टियां 2 प्रकार की मानी जाती हैं, तिकोनी पट्टी और लंबी पट्टी। लंबी पट्टियों द्वारा घाव को ढका जाता है तथा घाव पर दवा आदि को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो लंबी पट्टियां विशेषकर किससे, सूती कपड़े से बनाई जाती हैं। यह कपड़ा महीन तथा जालीदार होता है। इस कपड़े को क्या कहते हैं, गाज भी कहते हैं। इस कपड़े को, पट्टी बनाने वाले कपड़े क्या कहते हैं, गाज भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए कौन सी क्रिया कराई जाती है। कास्टिक सोडा से, सल्फ्यूरिक एसिड से, सोडियम परबोनेट से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है कि सूती वस्त्र को ट्रांसपेरेंट और कड़ा बनाने के लिए किससे क्रिया कराई जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराई जाती है। और इसमें इसका प्रयोग प्रायः सभी आधुनिक उद्योगों में किया जाता है। शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल रंगहीन, गंधहीन तेल जैसा भारी तरल पदार्थ है जो जल के हर परिमाण में विलेय है। इसका प्रयोग विभिन्न उद्योगों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण, सूती वस्त्रों को पारदर्शी और कड़ा बनाने वाले एजेंट के रूप में तथा प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, उसके क्यों कम हो वजन कम क्यों हो जाता है ये पूछ रहा है। उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, वह ज़्यादा समय सोता है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त नहीं हो रही है। तो उसका मेन कारण क्या होता है, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है। और कितना कम हो जाता है, जब जन्म के समय से लगभग 10% तक कम हो जाता है। और जन्म के चौथे दिन से वजन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। यदि प्रारंभिक दिनों में जल की अधिक मात्रा की हानि होती है तो शिशु में निर्जलीकरण ज्वर हो सकता है। इस स्थिति में सावधानी पूर्वक जांच करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्क्लेरोसिस नामक रोग संबंधित होता है श्वसन तंत्र से, रक्त परिसंचरण तंत्र से, पाचन तंत्र से या प्रजनन तंत्र से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, एंथ्रोस्क्लेरोसिस नामक जो रोग है वह किससे संबंधित है, या रक्त परिसंचरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी है ये जो है करेक्ट हो जाएगा। वसा की अधिकता से स्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, मोटापा उत्पन्न होता है जो कि साथ उच्च रक्तचाप, मधुमेह व हृदय रोग जैसी समस्याएं लाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आदमियों द्वारा नतीजे पाना या इसका विवरण है, प्रशिक्षण का, नियंत्रण का, प्रबंधन का, इनमें से कोई नहीं। तो आदमियों के द्वारा नतीजे पाना यह किसका विवरण है, प्रबंधन का विवरण है।
नेक्स्ट है हमारा वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब है। ये कल मैं ये क्वेश्चन में था, तो मैंने आपको बताया था 120/80 की बात हुई थी कि वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब है वह कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। तो 90 यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे ये सामान्य रक्तदाब 120/80 होना चाहिए। 85 मतलब 60 से 80 के बीच में और 90 से 120 के बीच में। तो यहाँ पर जो mmHg है ये क्या है, ये यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाता है। यूजीसी नेट में भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इस चीज़ को देख लें, 120 और 85 को देख करके आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वह क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और इसमें सिस्टोलिक दबाव यदि 140 मिलीमीटर मरकरी से अधिक या डायस्टोलिक दबाव 90 मिलीमीटर से अधिक हो जाए तो उस स्थिति को उच्च रक्तचाप कहा जाता है। कल भी मैंने बताया था कि आपका जो सिस्टोलिक है 140 से ऊपर चला जाए, ठीक है, और जो आपका डायस्टोलिक है वो 90 से ऊपर चला जाता है, तो यह स्थिति हाइपरटेंशन कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा बालक के जन्म के समय माँ का पहला दूध जो शिशु को उन्मुक्ति देता है वह क्या, सीरम, कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीटॉक्सिन या कोलेस्ट्रम। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है, कोलेस्ट्रम। शिशु के जन्म के बाद 2 दिन तक माँ के स्तन से जो गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। विटामिन ए का भी बहुत अच्छा ये सोर्स होता है और इसमें बहुत ज़्यादा वो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और शरीर के पाचक एंजाइमों को उत्तेजित करने का भी यह कार्य करता है जो कोलेस्ट्रम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीनों में सामान्यतः किस तरह की गति होती है, रोटेशन, टम्बलिंग, शेकिंग और एजिटेशन। लॉन्ड्री में जो कपड़ा धोया जाता है तो वहाँ पर जो सामान्य गति कपड़े धोने की मशीनों में सामान्यतः किस तरह की गति होती है, तो वह टम्बलिंग गति की तरह होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाता है, ये टम्बलिंग की तरह इसकी गति होती है। नेक्स्ट है सामान्यतः नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है, तो 20 घंटे की, 13 घंटे की, 7 घंटे की या 4 घंटे की। तो नवजात शिशु है वह कितने घंटे की नींद लेता है, वह 20 घंटे की नींद लेता है। जब वो प्रारंभिक दिनों में शिशु प्रायः सारा दिन ही सोता है, केवल दूध पीने, स्नान करने, दूध पीने तथा मल मूत्र त्याग के समय वह जगता है। शनैः शनैः दिन को अधिक समय तक जागने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, अधिक समय तक जागने लगता है, कुछ काल के पश्चात 2 बार और फिर 1 बार सोने लगता है, ठीक है। तो अगर कहा जाए आपको कि कितने तो अगर जैसे शिशु जो है जन्म के बाद कितना 21 घंटा सोता है जन्म काल, फिर 3 माह में कितना सोने लगेगा, 19 घंटे, फिर 6 माह में अगर बात करें तो 18 घंटे और 12 मास में 16 घंटे सोता है। तो इस तरह से ये टेबल है, तो इसको आप देख लें। नेक्स्ट है हमारा मस्तिष्क का वह भाग जो अनैच्छिक तंतुओं के द्वारा कार्य करता है वह क्या कहलाता है, मेरुरज्जु, अक्षतंतु, मेडुला या कार्टेक्स। तो मस्तिष्क का वह भाग जो अनैच्छिक तंतुओं के द्वारा, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, अनैच्छिक तंतुओं के द्वारा कार्य करता है वो क्या है, मेडुला है। और मस्तिष्क के पुच्छ या मेडुला ऑब्लांगेटा जो ऑब्लांगेटा है मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। ये आगे मेरुरज्जु के रूप में बाहर निकलता है और इसका अगला भाग चौड़ा होता है, पीछे की ओर पतला होकर मेरुरज्जु बनाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा की गुहा को चतुर्थ निलय कहते हैं। मेडुला ऑब्लांगेट अनैच्छिक तंतुओं के द्वारा कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा एक अभिकल्प या परिधान के अंदर की वे सभी संधियों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है। परिधान के अंदर जो सभी के जो बीच के उनके बीच में जो संबंध बनता है उनको क्या कहते हैं, लय कहते हैं, समरसता कहते हैं, अवधारणा कहते हैं या अनुपात कहते हैं। तो एक डिजाइन में या परिधान के अंतर्गत सभी संधियों के बीच जो संबंध होता है उनको हम क्या कहेंगे, अनुपात कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज बनी हुई है तो उसका क्या समान अनुपात होना चाहिए। मतलब कहाँ पर कौन सी चीज छोटी है, कौन सी बड़ी है, किसको कौन सी चीज बैलेंस कर रही है, ये सब क्या है, जो ये हमारा प्रोपोर्शन ही बताता है। नेक्स्ट है सिर
और शिशुओं के बीच का अनुपात तो होता है 1:7, 1:4, 1:3 या 1:8। तो सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का जो अनुपात है वह कितना होता है? 1:4 का है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। 1:4 का अनुपात होता है। नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्क की अपेक्षा भिन्न होता है। सिर की तुलना में भुजाएं, धड़, पैर छोटे होते हैं। शिशु का सिर उसके पूरे शरीर का 1/4 भाग होता है, जबकि वयस्क का 1/7 भाग होता है। ठीक है, मतलब 4 भाग आपका शरीर है तो 1 भाग सिर रहेगा। और वयस्क का अगर पूछे तो वयस्क का 1:7 होता है, क्योंकि प्रारंभ में शरीर की अपेक्षा सिर क्या होता है? ज़्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए: खड़ी रेखा वाले, आड़ी रेखा वाले, तिरछी रेखा वाले या सादे। तो एक नाटी महिला को किस प्रकार के वस्त्र पहनना चाहिए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है कि आपका खड़ी रेखा वाले वस्त्र पहनने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फैशन डिज़ाइनिंग है उसमें यह है कि जब हम जो आपकी वर्टिकल लाइंस हैं वो क्या होती हैं? लंबा प्रभाव उत्पन्न करती हैं, और साथ ही साथ में ये लंबाई के साथ में पतला भी प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो इसीलिए नाटी महिला को किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? खड़ी रेखा वाले वस्त्र पहनने चाहिए। काकलिया सहायता करता है देखने में, स्वाद लेने में, सुनने में या सूंघने में। तो करेक्ट आंसर हो जाता है सुनने में। काकलिया कान की हड्डी है। काकलिया जो है कर्णावर्त मतलब कान की हड्डी है, जो अंतःकरण में स्थित काल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसका स्वरूप एक सर्पिल आकार के ट्यूब या घोंघे जैसी संरचना होती है। इसके 8वीं कपाल तंत्रिका में तंतांग जुड़े होते हैं और कॉक्लिया से श्रवण संबंधी कॉक्लियर तंत्रिका निकलती है, जिसके तंतु सेरिब्रम से टेम्पोरल पाली से जुड़े रहते हैं। या बाहर से आने वाली ध्वनि के दबाव को महसूस कर इसे विद्युत सिग्नलों में बदलकर मस्तिष्क में भेजता है, जिसे मस्तिष्क पुनः साउंड सिग्नलों में परिवर्तित कर अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा आपका कॉक्लिया का फंक्शन भी बता दिया। तो यह किससे? सुनने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, महिला लिंग हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है या ऑस्टिटोसिन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो महिला लिंग हार्मोन है वह क्या है? एस्ट्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन भी हमारा महिला लिंग हार्मोन में आता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए हृदय की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई? 12 सेंटीमीटर, 10 और 6, 16, 6, 10, 10, 20, 12 और 13, 7, 11। तो आपका जो है मनुष्य का हृदय की लंबाई कितनी होनी चाहिए? इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए और 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होनी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। अच्छा, मनुष्य का हृदय जो है वह कैसा है? गुलाबी रंग के शंकु के आकार का खोखला या कोमल पेशीय अंग है। यह वक्ष स्थल के मध्य अवकाश में कुछ बाईं ओर तीसरी व छठी पसलियों के बीच दोनों फेफड़ों के मध्य अधर तल की ओर स्थित होता है। पसलियों और स्टर्नम इसकी रक्षा करती हैं। हृदय महीन दीवार से बनी एक थैली में बंद रहता है, जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। कभी कभी पूछ जाता है कि जो हृदय का जो आवरण होता है पतली झिल्ली से, उसका नाम क्या है? तो वो पेरिकार्डियम उसे कहते हैं। हृदय आवरण की महीन दीवार चपटी तथा शल्की कोशिकाओं की एक हरी एपिथीलियम होती है, जिसे मेसोथीलियम भी कहते हैं। हृदय की सतह पर स्थित अंदर की ओर वाले आवरण को विसरल पेरिकार्डियम या इंडोकार्डियम कहते हैं। देहाभित्ति की ओर बाहरी आवरण को भित्तीय हृदय आवरण या पैराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। उसे एपिकार्डियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको हृदय की पूरी संरचना बताई गई है। कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब कपड़ा काटते समय उस पर जो निशान लगाने होते हैं वो उस पर किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पर पेंसिल का, खड़िया का, मिल्टन चौक का या कुछ भी नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वह क्या? मिल्टन चौक का प्रयोग करते हैं। ये विभिन्न कलर में आती है, लेकिन जनरली यह किसमें? ब्लू कलर में आपको देखने को मिल सकती है। आप टेलर की शॉप पर इस चौक को आप आसानी से देख सकते हैं।
ये टिकिया के रूप में विभिन्न रंग व आकारों में बाजार में मिलती है। टिकिया मतलब ऐसे इस तरह से बार रहता है, उसमें मिलती है और इससे कपड़े को काटने के लिए चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि धोने पर यह सरलता से छूट जाता है। गहरे रंग पर भी इसका चिन्ह अच्छी तरह से चमकता है, जिससे वस्त्र को सरलता से काटा जा सके। नेक्स्ट है बजट का मुख्य उद्देश्य। आय व्यय का अनुमान, व्यय अधिक करने की व्यवस्था, कीमती वस्तुएं खरीदने का उपाय, उपयुक्त में से कोई नहीं। बजट का जो प्रमुख उद्देश्य है पारिवारिक बजट का, वह क्या है कि आय व्यय का अनुमान, हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है उसका पूरी तरह से उद्देश्य बजट का यही होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट होता है। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय व्यय का अनुमान लगाना है, परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी अर्जित करना है, परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत करने का उपाय भी ढूंढना है, अनावश्यक व्यय को रोकना भी बजट का एक मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा बजट का मुख्य परंतु अंतिम मद है, मतलब जो मेन है लेकिन सबसे लास्ट में कौन सा मद है वो? प्रतिदिन संतुलित एवं बढ़िया भोजन लेना, धन को आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना, स्वयं का घर, विलासिता वस्तुओं पर व्यय करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बजट का मुख्य परंतु अंतिम मद, मतलब ये हमें बजट में ध्यान में रखना है कि इमरजेंसी के लिए हमें कुछ ना कुछ बचा करके रखना ही है, क्योंकि अचानक से कोई भी आकस्मिक आपदा आ जाए तो हमें परेशान ना होना पड़े। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बजट में बचत का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और जिससे कि आकस्मिक अगर कोई आपदा आती है, कुछ भी होता है, तो वो हमारे लिए किसी के सामने हमें हाथ ना फैलाना रहे और हमारे कार्य जो है वह ईजिली हो जाएं। वह बजट की प्रमुख मदें कौन सी हैं? बजट की जो प्रमुख मदें हैं वो कौन कौन सी हैं? भोजन, वस्त्र, आवास, घर के अन्य आवश्यक व्यय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, मनोरंजन, बचत जिसमें बजट का मुख्य परंतु अंतिम बचत है। तो मतलब लास्ट में बचत आती है लेकिन बहुत ही प्रमुख है। गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू क्या है? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, गणित अर्थशास्त्र। तो गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू क्या है? गणित अर्थशास्त्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। यह ज्ञान गृह अर्थव्यवस्था तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इस ज्ञान के आधार पर पारिवारिक आय व्यय तथा बजट आदि को सुचारू रूप से लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ करना चाहिए। प्राथमिक स्तर से, पूर्व माध्यमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से या उच्च माध्यमिक स्तर से? तो बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ कब से करना चाहिए? प्राथमिक स्तर से करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। प्रारंभिक स्तर पर ही बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने का शौक होता है, अतः उनको जो कुछ भी ज्ञान प्रदान किया जाए वह उनके जीवन के अनुभव से संबंधित हो। इस तथ्य के आधार पर प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों में सामान्य या परोक्ष रूप से स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान, व्यक्तिगत सफाई, अच्छी और नियमित आदतों का निर्माण, सहयोग और संयम आदि गुणों की उत्पत्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि है। अगर हम घर का कार्य कर रहे हैं तो थकान करने को दूर करने के लिए कौन सी विधि है? एलिमिनेट स्टैटिक कार्य और डायनामिक कार्य, एलिमिनेट डायनामिक कार्य और समय और श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग। तो गृह कार्य में अगर थकान को दूर करने के लिए जो उपयुक्त विधि है वह क्या है? हमारे जो वर्क टाइम है, जो हमारा समय है और श्रम दोनों की इसमें बचत हो, मतलब जिसमें टाइम और एनर्जी को दोनों को सेविंग करने वाले उपकरणों का हम प्रयोग करेंगे तो हमें गृह कार्य में थकान कम होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है गृह सज्जा में रट ने कला के मूल तत्व नहीं बताया। मतलब गृह सज्जा में रट ने किसी कला के मूल तत्व के अंतर्गत नहीं रखा है, ये पूछ रहा है। तो रेखा है, स्वरूप है, स्पर्श है और प्रकार है। तो रेखा को भी रखा, स्वरूप को भी रखा, स्पर्श को भी रखा, बल्कि प्रकाश को नहीं रखा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह ये पूछ रहा है मूल तत्व है नहीं पर आप ध्यान देंगे तो आप फौरन पकड़ लेंगे, उन्होंने प्रकाश को नहीं रखा है। नेक्स्ट है हमारा एड्रेनल ग्लैंड मानव शरीर में स्थित है। कहाँ पर? गुर्दे के ऊपर, आमाशय के ऊपर, यकृत के ऊपर या अग्नाशय के ऊपर। तो जो एड्रेनल ग्लैंड है वह हमारी वो कहाँ सिचुएटेड या कहाँ सिचुएट है? वो हमारे गुर्दे के ऊपर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गुर्दे के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड के लिए वो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता
है। नेक्स्ट है, परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। लंबी पट्टी का, तिकोनी पट्टी का, अवरेव पट्टी का या चौकोर पट्टी का। तो उसकी एजेस को, परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग करते हैं? वहां पर प्रयोग करते हैं हम अवरेव पट्टी का। तो अभी मैंने उस दिन आपको बताया था अवरेवी पट्टी कैसे 40 डिग्री क्या वाप से ये कटेगी। ठीक, तो यही क्या है, ये अवरोव पट्टी है जो कि कपड़े की एजेस को कवर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। किस उम्र के बच्चे के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है? 6 सप्ताह से 1 वर्ष, जन्म से 4 सप्ताह तक, जन्म से 1 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक। तो जन्म से 4 सप्ताह के लिए नवजात शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जन्म से 4 सप्ताह के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। शिशु शब्द आमतौर पर 1 वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चों के लिए लगाया जाता है। हालांकि परिभाषाएं भिन्न हो सकती हैं, इसमें 2 वर्ष तक के बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। जब एक मानव बच्चा चलना सीखता है तो इसके बजाय बच्चा शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने शिशु और बच्चा और नवजात ये 3 वर्ड का अलग अलग बताया है। तो नवजात जन्म से 4 सप्ताह तक के बच्चे होते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किस गैस की होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की या ओजोन की? तो ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? सबसे ज़्यादा इसका प्रतिशत तो होता है 78% होता है और ऑक्सीजन हमारा 21% के लगभग है। उसके अलावा जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सी अन्य गैसें हैं। तो 78% सबसे ज़्यादा इसी का प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो गया। डीपीटी से सांस लेने की समस्याएं, पक्षाघात और हृदय की विफलता हो सकती है। डीपीटी का अर्थ क्या है? डीपीटी क्या है ये पूछ रहा है। तो डीपीटी से सांस लेने की समस्या, पक्षाघात और हृदय की विफलता हो सकती है। डीपीटी का अर्थ है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टॉक्सिन, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो टॉक्साइड। तो यहाँ पर जो आपका डीपीटी का जो टीका लगता है वो पूछ रहा है आपका डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। यहाँ पे 3 चीज़ें शामिल हैं। इसको जो ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। यह टीका 3 बार लगाया जाता है। इस टीकाकरण के बाद यदि बच्चे को बुखार आता है तो टीकाकरण के स्थान पर पीड़ा होती है। इससे बचने के लिए शीघ्र ही चिकित्सक से दवा लेनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। हमारी 2000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आप लगातार इस पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके।